जन्माष्टमी है। हम जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं देते हैं, दुनिया में मानवता को और युद्ध को, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। और इस अवसर पर अगर हम महाभारत के प्रतीकों के रूप में देखें तो हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की तो शिखंडी की भूमिका में है, और लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो हमारा नाटो है, नाटो अर्जुन भी नहीं है और ना ही अमेरिका कृष्ण है। हाँ, भीष्म पितामह खड़े हैं और विश्वसनीयता के साथ रूस खड़ा है। रूस से सब मोर्चा लेना चाहते हैं, लेकिन कोई सामने उसके नहीं जाना चाहता है रूस के। और एक चीज और है कि ट्रम्प इस बीच इतने माने विदूषक की उनकी भूमिका हो गई है, जैसे हमारे भारत के मोदी जी की भूमिका और उनकी भूमिका लगभग बराबर ही है। उनमें कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनके बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है। जेलेंस्की जैसा आदमी भी उनको डपट करके उनके सामने चला आता है, लेकिन ये है कि साहब लगे हुए हैं। अब चूंकि पुरानी उनकी साख बनी हुई है कि अमेरिका मजबूत है, अमेरिका अपना कर सकता है, उनको भी वो कहीं ना कहीं से अपना नोबेल पुरस्कार का चस्का लग गया, उनको दिखाई पड़ रहा है कि अब यही एक हो सकता है। ऐसी हालत में ये जो भी वार्ता हुई है, रखी गई है, अगर हम इसके पूरे समसामयिक परिवेश को देखें तो कहाँ वार्ता हुई है, तो वार्ता हुई है अलास्का में। वार्ता हुई है अलास्का कहाँ है, तो साहब अलास्का को 19वीं सदी में अमेरिका ने रूस से खरीद के लिया था। तो पुतिन कहीं न कहीं से अपनी ही पुरानी धरती पर वहां जाकर के, और जिस तरीके का परिवेश बना करके बात हुई है, दोनों तरफ से सेनाएं सजी हुई हैं और दो आदमी एक कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शिवाजी उससे बात करने जा रहे हैं। तो एक कुल का कुल जोड़ करके बड़े नाटकीय अंदाज में है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जेलेंस्की कहिए या यूक्रेन इस युद्ध में फंसा हुआ है, चारों तरफ से फंसा हुआ है। जैसे कहा जाए कि चूहेदानी में वो बेचारा फंस गया है। नाटो भी उसको केवल लड़ाना चाहता है, लेकिन उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता है, उसके सुख दुख में भागीदार नहीं होना चाहता है, खाली उसको हथियार बेच करके अपनी गुटी लाल करना चाहता है। कोई भी रूस के सामने नहीं जाना चाहता। ऐसी हालत में यह तो खैर ठीक है कि सकारात्मक रहा है, इतने दिनों का आइस ब्रेक हुआ है, पुतिन और ट्रंप सामने आए हैं, तो दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी सूचना है। लेकिन ये केवल और केवल फेस सेविंग है, और खास करके अमेरिका की फेस सेविंग है। इसमें हमको लगता है कि इसमें पुतिन गेनर रहे हैं, पुतिन को लाभ मिला है, पुतिन की साख बनी है, और एक बार फिर इसमें इस पूरी वार्ता में भारत का अपमान किया गया है, भारत का अपमान हुआ है। भारत ने फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत पर टैरिफ लगा करके हमने इनको डरा दिया भारत को, जिसके कारण भारत रूस से अलग हो गया, जो उसका सबसे बड़ा आयातक देश था अपना भारत। और उसके चलते, इस दबाव के चलते पुतिन हमसे बात करने के लिए राजी हुए हैं। तो यह कहीं ना कहीं से वो फिर अपनी आत्मदोष की बात है ट्रंप की, और इसमें फिर एक बार भारत के मोदी को अपमानित किया है उसने, और वो अपमान निश्चित रूप से भारत का अपमान है। तो ऐसी हालत में चौतरफा अगर देखा जाए तो इसमें पुतिन को लाभ हुआ है, विश्व के पैमाने पर उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उसको स्वीकार किया गया है, और ट्रंप एक बार फिर हतोत्साहन, और तो फेस सेविंग है। अगर कहीं होगा तो भाई अपना साथ खड़ा होकर के लोग मुस्कुरा के हाथ मिला लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब इसके बाद अगली फेस सेविंग जो ट्रंप करेंगे, जो जेलेंस्की से बात करेंगे, अब जेलेंस्की के यहाँ जाके बात करेंगे या जेलेंस्की को अपने यहाँ फिर बुला करके बात करेंगे, और उस वार्तालाप में क्या फिर कोई प्रेस फोटोग्राफर रहेगा, प्रेस वाले रहेंगे कि अपनी भद्द पिटवाएंगे? अब ये सारी चीज आगे देखनी होगी। लेकिन इतना तो है कि ये सुखद बात है कि दो देश, दो बड़े देश जो आपस में वो समानांतर शत्रुता का भाव रखते हैं और एक दूसरे ऐसे टकराते रहते हैं, उनके बीच बात हुई, ये सकारात्मक है। और इसमें केवल और केवल इतना ही सकारात्मक है, और भारत के लिए फिर एक बार शर्मनाक पल रहा है इस मीटिंग के साथ। जी सर। जी, बहुत आपका शुक्रिया। मैं पाशा जी आपके पास फिर से आता हूँ, इसके निहितार्थों के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो एक तरीके से एक केंद्र बन गया अमेरिका, जो यूनिपोलर वर्ल्ड की दिशा में हम लोग बढ़ रहे थे। ये कहा जाए कि यूएसएसआर का जब विखंडन हुआ
कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ, लेकिन एक तरीके से मोनोपोली अमेरिका की बनी। फिर से रूस एक ताकत बन करके उभरा और रूस को चौतरफा तरीके से घेरने का काम किया गया। जो भी कुछ यूक्रेन के साथ में हुआ, उसके अंदर ये बात भी एकदम स्पष्ट थी कि यूरोप जो है वो भी हिसाब किताब रूस के साथ करना चाहता है, अमेरिका भी हिसाब किताब करना चाहता है, लेकिन एक ताकत के तौर पर वो उभरा है। मैं आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि जब दो महाशक्तियां जो कहा जाए और साथ में न्यूक्लियर पावर्स, एक के पास में 5,500 मोटे मोटे तौर पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं दोनों के पास में, उनके जब हेड्स मिलते हैं तो ये भारत पाकिस्तान के ये क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा निहितार्थ के तौर पर कह रहा हूं कि क्या ये अपने आप में, जो लोग इस भीषण तरीके से टकरा रहे हैं कि आपने उनसे तेल ले लिया तो उन्होंने कहा 50% टैरिफ, जब इस स्थिति की जो स्थिति है जिन देशों के बीच में, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक तरीके से बढ़ रहे हैं, तो भारत के लिए क्या ये नतीजा नहीं है कि भारत भी जो है अपने इश्यूज को, और या पाकिस्तान अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो भी एक वार्ता करें? ये एक बात। दूसरी और मेरा सवाल ये आपसे कि अगर ये रिजॉल्व हो जाता है यूक्रेन और रूस का इशू, तो क्या इससे जो फिलिस्तीन का दुनिया का इस समय का सबसे बड़ा सवाल है, या मानवता के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या उसके अंदर भी जो एक सीज फायर की बात है या टू नेशन थ्योरी या टू नेशन सॉल्यूशन को लेकर के सहमति की बात है, क्या उस दिशा में भी कुछ पॉजिटिव तरक्की हो सकती है अगर इसके नतीजे निकलते हैं तो? ये दो प्रश्न मेरे। जी धन्यवाद। जहां तक पहला प्रश्न है, देखिए जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका और नाटो मिलके हर मुमकिन, और उनके साथियां मिलके हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रूस पे दबाव डाल के उसको अलग थलग करने की, यहाँ तक के टुकड़े करने की भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उनकी इकोनॉमी को इतना कमजोर करने की कोशिश करे, और मिलिट्री से भी हर मुमकिन हथियार देके यूक्रेन के जरिए हराना चाहते थे। लेकिन इस पूरे विवाद में जो है रूस मेरे ख्याल से जीता है, और वो यूनाइटेड है, और इकोनॉमिकली स्टेबल है, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, और जो उन्होंने अलायंस चीन के साथ मिलके किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। और उसके साथ साथ ब्रिक्स के साथ उन्होंने जो रूस ने इनिशिएटिव लिया कजान से पहले भी, तो ये उनके लिए एक पिलर ऑफ सपोर्ट था। तो इन सब को लेके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके, मिलिट्री प्रोडक्शन को लेके, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ को लेके, चीन के साथ, ब्रिक्स के साथ, और लीडरशिप, जिस तरीके से पुतिन ने लीडरशिप दी है पिछले 3 सालों से, पूरा दबाव झेलने की, ऑब्जर्व करने की। देखिए ये बहुत ही इंटरनेशनल रिलेशन में कम ऐसे मिसाल मिलते हैं जहाँ इतने दबाव के कारण भी जो है ये लीडर स्टेडफास्ट रहा, स्ट्रांग रहा, और चैलेंजेस को एक के बाद पूरी पेशेंस से और पूरे सब्र से, कोई भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं आया जैसा हमारे पड़ोसी ने किया, आसिम मुनीर ने, उसके बाद मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये अमेरिका और वेस्ट की जो अटेम्प्ट था रूस को हराना और रूस और चीन को अलग थलग करना, मेरे ख्याल से ये ऑपोजिट हुआ है, उनको लेने के देने पड़ गए हैं। जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का है, देखिए ये कोई रूस और अमेरिका के तुलना में इक्वल नहीं है। भारत जो है 5 से 8 गुना ज्यादा साइज में, इकोनॉमी में, मिलिट्री कैपेबिलिटी में, हर एक मामले में पाकिस्तान से आगे है। और ये जो है अनइक्वल साइज और रिलेशनशिप, ये कभी भी रूस और अमेरिका की तरह तुलना में हम मेजर नहीं कर सकते।
तो ये इसीलिए तो पाकिस्तान बार बार चीन की मदद लेता है, अमेरिका की मदद लेता है, इस्लामिक कंट्रीज की मदद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भारत का इक्वल नहीं है किसी भी मामले में, इकोनॉमी से लेके मिलिट्री कैपेबिलिटी से लेके हर एक मामले में। अगर आप सिर्फ एक या दो पैरामीटर्स देखें, डिप्लोमेट्स कितने हैं पाकिस्तान और इंडिया के, तो उसमें एक और दो का अगर 10 हैं तो पाकिस्तान का एक है। और सोल्जर्स भी अगर देखें, मिलिट्री टैंक्स, प्लेन्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, नेवी वगैरह, और जीडीपी भी अगर देखें तो बहुत ही फर्क है। तो इसको जो है दूसरे देश पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत के ऊपर दबाव लगातार डाले हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चीन हो, और यहाँ तक के कुछ हद तक रूस ने भी जो है अपने फायदे के लिए हमें हथियार देके और टेक्नोलॉजी देके अपने तरफ रखने का हर मुमकिन कोशिश की। हमें भी फायदा बहुत हुआ 50, 60, 70s में हर तरीके से, जो जबकि वेस्ट ने हमें इनकारा। लेकिन रूस का भी इसमें काफी फायदा हुआ, क्योंकि सॉलिड जो है भारत उनके पीछे था, और भारत के पीछे जो नॉन अलाइंड कंट्रीज भी थे वो धीरे धीरे रूस के हामी बन गए, चाहे वो इराक हो या मिस्र हो या अल्जीरिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो। तो इंडिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करके इन सभी नए देशों को डिकोलोनाइजेशन के बाद जो हुए रूस के हामी बनने पे आमादा किया, और रूस को भी काफी फायदा हुआ। तो इस लिहाज से जो है ये वेरी अनइक्वल रिलेशनशिप है भारत और पाकिस्तान की, और ये जब तक ये कॉलोनियल पावर्स एक्सप्लॉइट करते रहेंगे या अनइक्वल पावर को एक तरीके से इस्तेमाल करके भारत को अपनी तरफ लाने की, वो ये कश्मकश जारी रहेगी। तीसरा सवाल आपका, गाजा पे क्या असर होगा? मेरे ख्याल से ये कुछ पेचीदा मामला है। यूक्रेन की जंग भी अगर सीजफायर होता है, वहाँ कुछ पेशकदमी होती है, आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है यूक्रेन का मामला अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। वहाँ ज़ायनिस्ट यूक्रेनियन लॉबी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ज़ायनिस्ट लॉबी है, और जिस तरीके से अमेरिका के इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में जुड़े हुए हैं इसराइल के साथ, तो उस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये जो एजेंडा है ग्रेटर इजराइल का और अमेरिकन आईपेक का और ज़ायनिस्ट लॉबी का, वो अलग है, और ये तेल से और ये स्ट्रेटेजिक पासेस और ये दूसरे मामलों से जुड़ा हुआ है इस रीजन में। मेरे ख्याल से अगर वहाँ सीज फायर भी होता है तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद नहीं है कि इजराइल का फलस्तीन का मामला सुलझेगा नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी के लिए प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब आपके पास आऊंगा, समय हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे? जो सवाल मैंने पाशा जी से कहे उसको लेकर के आपकी क्या समझदारी है कि अब किस दिशा के अंदर बढ़ेगी ये वार्ता, ये एक बात, और उसका क्या असर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर या इजराइल और फिलिस्तीन के उस पर पड़ेगा? देखिए आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। जी बोलें जी सरकार साहब। आखिरी सवाल, जो सवाल है आपका, उससे मैं कहूँगा, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जो है, जो गाजा पट्टी पे जो कुछ हो रहा है उस पर कोई जल्दी असर पड़ने वाला है, क्योंकि उसके डायनामिक्स, पाशा जी ने भी कहा, उसके डायनामिक्स अलग है। वो अमेरिका के जो अंदरूनी हालात है उस पर वो असर डालता है, इसलिए वो उसमें कितना कर पाएंगे अभी ये देखने की बात है। पर एक चीज जो मैं बता दूं, ये यूक्रेन का अगर सॉल्व हो जाता है तो उससे अमेरिका को एक फायदा और होगा, वो जो हुदीस है येमेन में है, उनके लिए जो है एक जो मोहरा है यूक्रेन का, और उसको लेके वो जिस तरह से अमेरिकन शिप्स को और वेस्टर्न शिप्स को परेशान करते रहते हैं और उस तरह के जो काम कर रहे हैं, उस पे जो है उनको परेशानी आएगी। एक दूसरी चीज, हम भारत पाकिस्तान पे सीधे सीधे आ जाते हैं, समय की कमी। देखिए, भारत पाकिस्तान का मामला जो है 2016 से आप देखें तो काफी हद तक जो है भारत की गलतियों से ये ज्यादा बड़ा है।
2016 से हमने सार्क की मीटिंग नहीं की। सवाल है पाकिस्तान को अगर उसमें शामिल नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान को अलग कर देते आप। पाकिस्तान को अलग करके भी तो सार्क होता है, 7 मुल्क तो तब भी रहते हैं। तो हमने सार्क को बिल्कुल खत्म कर दिया और हमारी जो एक रीजनल जो हमारी सबके ऊपर जो एक सही थी और सबके साथ जो एक रिश्ते बन रहे थे, हमने वो रास्ता बंद कर दिया। उसका नतीजा हमें ये देखने को मिला आज कि बांग्लादेश जो है वो भी हम पे आंख तरेड़ता है, मालदीव भी कर चुका है और पाकिस्तान जो है उसको सबसे ज्यादा शह मिली क्योंकि उन्होंने देखा कि नेपाल हो, बर्मा हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान को इससे शह मिला और पाकिस्तान ने अपने को दिखाना शुरू किया कि हिंदुस्तान के बराबर है इंटरनेशनली। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें अमेरिका ने मान लिया कि इंडिया और पाकिस्तान डिहाइफिनेटेड नहीं है, हाइफिनेटेड है, एक ही जैसे हैं, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर है और उतना ही बड़ा है। ये हमारी गलती से हुआ, पाकिस्तान की कोई समझदारी से नहीं हुआ है। तो इन चीजों को हमें सोचना चाहिए था और ये हमारे डिप्लोमेसी में और भी बहुत सारी जो गड़बड़ियां हुई है इस वक्त। अभी नैम का जिक्र आया, हम नैम के लीडर हुआ करते थे, आज हम नैम में हैं या नहीं ये लोगों को नहीं मालूम। हालांकि हमारे डेलीगेट्स गए हैं, नैम को अटेंड किया है, ये भी सही। तो हम जो है हर एक जगह से हम जो है अपने आप को अलग करते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अमेरिका के करीब आना चाहते हैं। गाजा पट्टी में अमेरिका जो इजराइल जो कुछ कर रहा है, गलत सलत हो, सही हो, नहीं हो, उसके साथ हम जाना चाह रहे हैं। ये हमारी जो है मैं समझता हूं थोड़ी नासमझी रही है और इसको अगर जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन जो है नहीं सुधर सकता है। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन को अगर आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया नहीं मानता हूं, देयर इज एनीथिंग लाइक साउथ एशिया, वो अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट ने जानबूझ के किया हिंदुस्तान को एक अलग करने के लिए। हिंदुस्तान को इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही कहना चाहिए और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है सारे मुल्कों से हिंदुस्तान को एक अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए। अगर वो अच्छे रिश्ते वो बनाए होते तो पाकिस्तान आज कहीं नहीं होता। ये हमारी मजबूरी ही है, नहीं है हमारी, ये गलतियां हैं। तो ये जिस दिन हो जाएगा, अगर आज भी इसको सुधार ले हिंदुस्तान, तो हम जो चीज आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, सब कोई चाहते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान खुद आएगा हमसे दोस्ती करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम टिप्पणी डॉक्टर तिवारी जी, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत है वो तो सकारात्मक रही है और सकारात्मकता लगातार बढ़ेगी किसी न किसी विश्व शांति की दिशा के अंदर। ये अगली वार्ता जो चाहे मॉस्को में हो या कहीं पर भी हो, वो मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो आप कुल मिला के जो पूरी चर्चा हुई उसके ऊपर टिप्पणी करके इसका समापन करें। ये कि अगर ये चर्चा करने के लिए ट्रंप मॉस्को जाते हैं तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होगी और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पर, इसका सकारात्मक पड़ेगा। इसमें भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत बार बार अपमानित हो रहा है और वो ट्रंप के हाथों अपमानित हो रहा है। ये शर्मनाक बात है और दुनिया के जो इक्वेशन जो समीकरण बन रहे हैं वो अपनी जगह है। हमको भारत को खास करके अपनी विदेश नीति, भारत को अपने नेतृत्व क्षमता, भारत को अपनी ताकत के ऊपर भरोसा, हम इसको कैसे उपयोग कर सकें, कैसे हम जो बार बार अपमानित हो रहे हैं हम उसको कैसे उसमें सुधार कर सकें, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, कहीं भी तनाव होता है तो दुनिया के सभी देशों पर उसका असर पड़ता है और भारत की उसमें प्रमुख भागीदारी है, इसलिए भारत पर भी तो असर पड़ना ही पड़ना है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि यह युद्ध समाप्त हो, जैसे भी हो, जो भी हो, एक सहमति का बिंदु बनना चाहिए और वो सहमति का बिंदु बन सकता है। पुतिन की जो मांग है वो मांग पर भी सहमति बनाई जा सकती है, बशर्ते पूरी दुनिया और खास करके ये जो पीछे से सिकंदी को आगे करके सिकंदी को आगे लड़ने के लिए आगे कर दिए हैं, आगे लड़ने के आगे मरने के लिए उसको छोड़ दिए हैं, उसके हाल पे छोड़ दिए हैं। जब सब लोग इकट्ठा होकर चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकल आएगा। और हमको ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप में भी थोड़ा सा अगर सुधार आता है और वो मॉस्को जाते हैं
मास्को की जमीन पर बात करते हैं तो उस पर दुनिया की नजरें होंगी और वहां से कोई निश्चित रूप से कोई सकारात्मक समाधान की तरफ दुनिया बढ़ेगा, हम सारे लोग बढ़ेंगे। इस इन्हीं शब्दों के बहुत साथ बहुत शुक्रिया तिवारी जी। पाशा जी, आपको, सरकार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि एक पर्सपेक्टिव बन सके। हम बहुजन संवाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इसलिए बात करते हैं ताकि जो लोग देश के सवालों को समझते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी उनकी समझ विकसित होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं उससे आपको पूरे इशू को समझने में आपको जरूर मदद मिलती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।